यहाँ कोई बॉलीवुड मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये एक प्री वेडिंग फोटोशूट है जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट क्या आपको पता है कि ऐसे प्री वेडिंग शूट कराने की एवरेज कॉस्ट क्या होती है? 30,000 से 60,000 रुपए तक, यानी कि इंडिया में कई लोगों की महीने की सैलरी के बराबर। इतना ही नहीं, इसमें हमें फोटोग्राफी के लोकेशन का ट्रैवल करना और रहने की कॉस्ट भी अलग से उठाना पड़ती है। बट सवाल ये है कि प्री वेडिंग फोटोशूट कराना क्या बिल्कुल कंपलसरी है क्या, और इसके बिना कोई शादी यादगार नहीं बन सकती? और ये प्रॉब्लम तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उत्तराखंड की एक लड़की ने इस चक्कर में अपनी शादी तक कैंसिल कर दी, और इसका रियल रीजन जान के आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम 7 ऐसे एरिया के बारे में बात करेंगे जिसमें हम मिडिल क्लास अपने पैसे वेस्ट करते हैं, और साथ में ही हम उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। उत्तराखंड की जिस लड़की ने अपनी शादी कैंसिल करी, उसका रीजन चीटिंग या दहेज का चक्कर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसने अपनी शादी इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि उसे वो लहंगा पसंद नहीं आया जो दूल्हे की फैमिली ने शादी के लिए उसे गिफ्ट किया था। ये लहंगा केवल 10,000 रुपए का था, और उसके हिसाब से ये बहुत ही सस्ता था, और इससे काफी ज्यादा महंगा एक्सपेंसिव लहंगा चाहिए था। और हाल ही में मैंने ऐसे ही कपड़ों के बारे में सर्च किया तो पाया कि दुकानों में नॉर्मल सा लहंगा 70,000 से 5 लाख रुपए तक के रेंज में मिलता है, और इन्हें खरीदने वालों की भी कोई कमी नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे इंडियन अपनी शादी में ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, और यही इंडियन मिडिल क्लास की फाइनेंशियल मिस्टेक है। क्रेट के सीईओ कुणाल शाह का मानना है कि मोस्ट इंडियन अपनी ईयरली सैलरी का ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा पैसा शादी पर खर्च करते हैं। Most people spend close to 6 times their annual salary for their wedding. Wow. कुणाल ये भी बताते हैं कि मोस्ट इंडियन कैसे मेहनत से सारी जिंदगी पैसा बचाते हैं और केवल एक ही दिन की वेडिंग में वो अपनी पूरी लाइफ की कमाई को उड़ा देते हैं। और कई सारी कंपनीज की सेल्स तो इंडियन वेडिंग पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि कुणाल ये भी बता रहे थे कि सूटकेस कंपनी के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें पता चला कि 80% से ज्यादा सूटकेस तो केवल शादियों में गिफ्ट देने के लिए खरीदे जाते हैं। Kunal, 80 to 83% of all suitcases in India are bought for wedding. इतना ही नहीं, मिडिल क्लास इंडियंस अपने रिलेटिव और सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए वेडिंग के लिए 50,000 से 40 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं। इस अननेसेसरी खर्चों को बचाने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। पहला, जैसा कि आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के दौरान 50 से 100 लोगों को बुलाकर ही शादी की जाती थी, ठीक वैसे ही हम अपनी वेडिंग्स हमें अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव को बुलाकर ही करना चाहिए, ताकि हमारा खर्चा भी लिमिटेड रहे और लिमिटेड लोगों के बीच हम ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। दूसरा, अगर हमें कन्वेंशनल तरीके से शादी करना ही है तो हमें इसके लिए पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना चाहिए, और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि इस अमाउंट से ज्यादा तो पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल काबरा नाम के एक आदमी की पोस्ट काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे जोमेटो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी एप्स रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में उनसे ऑलमोस्ट 35% ज्यादा चार्ज करते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने सेम खाने को 2 जगह से ऑर्डर किया, एक रेस्टोरेंट से और एक जोमेटो से, और ये दोनों बिल देखने से हमें पता चल जाता है कि जोमेटो से रेस्टोरेंट के मुकाबले 180 रुपए ज्यादा लिए, और इसके बाद भी करोड़ों इंडियन ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में न जाने कितने पैसे वेस्ट करते हैं। और ये है सेकेंड एरिया जहां मिडिल क्लास इंडियंस आर वेस्टिंग मनी, और इसका कोई लिमिट नहीं है। पुणे में रहने वाले एक लड़के ने एक साल में कोई 5 से 10,000 नहीं, टोटल 28 लाख रुपए का खाना ऑर्डर किया। ओवर चार्जिंग के साथ ये फूड डिलीवरी ऐप भेजते तो बाहर का खाना ही है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। रिसेंटली ये ट्वीट काफी वायरल हुई थी कि डोमिनोज अपने पिज्जा को बड़े ही अनहाइजीनिक तरीके से बना रही थी, और पिज्जा बनाने का ये सामान झाड़ू और गंदे कपड़ों के नीचे रखा हुआ था। कई लोगों ने इस पे रिएक्ट करते हुए कहा कि इससे अच्छा तो यार घर में ही खाना बना लें, और अगर हमें खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना ही है तो हम ONDC का यूज कर सकते हैं। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खुद डेवलप किया है, और इस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जो बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफी सस्ता होता है। और ONDC एक पेटीएम जैसी ऐप पर काम करता है, जिस पर हमें फालतू के टैक्सेस और कमीशन नहीं भरना होते।
जिससे हमारा बिल कुछ इस तरह कम हो जाता है। ONDC अभी हर लोकेशन पर नहीं है, लेकिन अगर आपकी लोकेशन पर आ चुका है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हमें बता रहे हैं कि कैसे ज्यादातर इंडियन लोकली 500-700 में मिलने वाली खादी डेनिम नहीं खरीदते, बल्कि लिवाइस जैसी कंपनीज हमसे ये डेनिम खरीदकर उस पर ब्रांड चिपकाकर हमें ही हजारों में बेचती है और लोग इसे खरीदते हुए कभी झिझकते नहीं है। कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3000 और 4000 में खरीदते हैं। और नितिन गडकरी जी की ये बात बिल्कुल सही है और ये है थर्ड एरिया जहां मोस्ट इंडियंस आर वेस्टिंग मनी। 2021 में इंडियन ने लग्जरी गुड्स खरीदने में $6 बिलियन खर्च किया और उसके सिर्फ एक साल बाद यानी 2022 में यही स्पेंडिंग 42% से इंक्रीज हो गई और इंडियन ने $8.5 बिलियन खर्च किए। हम सोच रहे होंगे कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत है क्या? सिनोबित की एक सर्वे बताते हैं कि 28% इंडियन ऐसे लग्जरी ओवर प्राइस ब्रांड केवल शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं और 74% इंडियन ऐसे ब्रांड पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी 1% भी गिल्ट फील नहीं करते और शायद इसलिए ऑर्डिनरी से दिखने वाली हवाई चप्पल ऑलमोस्ट 9,000 की बिक रही है और 60,000 की बिक रही है ये जैकेट। कुछ इंडियंस को यह जैकेट इतनी ओवर प्राइस लगी कि उन्होंने इसे पत्ता गोभी वाली जैकेट भी कह दिया। बट प्रॉब्लम यह है कि यह सब जाने के बाद भी इंडियन मिडिल क्लास लोग ओवर प्राइस ब्रांड पर 1000 रुपए खर्च कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी है। और इससे बचने का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जितना हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बाय करें और गवर्नमेंट को भी इन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और इसके साथ ही हमें कोई भी चीज़ अपनी कन्वीनियंस और ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिखावे या शो ऑफ के लिए। इसमें चौथी चीज आई है लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स। से समझते हैं 20 साल के लिए 40 लाख का होम लोन लेते तो एवरेज रेट के हिसाब से 20 साल के बाद आपको इस 40 लाख के बदले 50 लाख रुपया पे करने होंगे, यानी 45 लाख रुपया एक्स्ट्रा। ठीक इसी तरीके से कई इन्वेस्टमेंट प्लान भी हैं जिसमें मिडिल क्लास पर्सन इन्वेस्ट तो करते हैं बट उन्हें यह नहीं पता होता कि लॉन्ग टर्म में बैंक उनसे पैसे ले रही है। जैसे कि कई बैंक से काफी पॉपुलर स्कीम चलाते हैं जिसमें 10 साल तक हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए, और नेक्स्ट 15 से 16 साल में यह 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले हमें करीबन 26 लाख रुपए मिलते हैं। बट ये पैसे 26 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके मिलते हैं। इतने सालों में बैंक हमारे इन 10 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 1 करोड़ 18 लाख रुपए बना लेती है और हमें मिलता है सिर्फ एक छोटा सा 26 लाख। परसेंटेज के हिसाब से यह छोटा ही है। अब इस केस में हम जैसे मैक्सिमम लोग इडियट इसलिए बनते हैं क्योंकि हम परसेंटेज नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर की यार 10 लाख के बदले 26 लाख मिल तो रहे हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग या तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक हाई इंटरेस्ट रेट एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ एरिया जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है वो है स्कूल और कॉलेजेस। यहाँ मैं पढ़ाई को पैसे की बर्बादी नहीं बता रहा, बल्कि पढ़ाई के पीछे लगने वाले जरूरत से ज्यादा पैसे को अननेसेसरी बता रहा हूँ। जैसे कि 2018 में 93,000 कैंडिडेट्स ने यूपी में पियून की जॉब के लिए अप्लाई किया जिनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 6 पास आउट थी। बट शॉकिंग बात यह है कि 93,000 में से 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट थे और पीएचडी होल्डर भी थे। इससे हमें पता चला कि आजकल एजुकेशन की वैल्यू क्या है एवं पीएचडी होल्डर को भी अब उस नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। रीबॉक्स की एक स्टडी बताती है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है ही नहीं। मेन रीजन है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें काम करने का कोई स्किल या ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। स्टूडेंट को सिर्फ कागज की एक डिग्री दे दी जाती है जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ये जानने के बाद भी मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन पर लाखों और करोड़ रुपए खर्च करते हैं और शॉकिंग बात यह है कि उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती या तो बहुत ही कम पे वाली जॉब मिलती है। इस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। 2023 में दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के 1000 से ज्यादा स्टूडेंट ने NEET क्वालिफाई किया और 104 स्टूडेंट ने JEE एडवांस क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये है कि अगर हम महंगे स्कूल के बजाय अपने बच्चों के टैलेंट और एजुकेशन पर फोकस करें तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर भी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। हम में से काफी सारे लोगों के पेरेंट्स भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं। इसके साथ ही मिडिल क्लास लोगों को अपने बच्चों की स्किल और ट्रेनिंग पर पैसे खर्चना चाहिए और उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके।
सिक्स एरिया है कोचिंग क्लासेस। हम में से कई लोगों ने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज तो देखी ही होगी। ये राजस्थान का कोटा टाउन आज इंडिया का कोचिंग हब कहलाता है। यहाँ IIT से लेकर मेडिकल तक के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, जो 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का कोचिंग पैकेज ऑफर करते हैं। आज यहाँ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से भी मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजते हैं। बट कोटा का डार्क थ्रोट ये भी है कि पिछले 12 सालों में कोटा में 150 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम क्लियर ना होने के कारण सुसाइड की है। इनमें से 16 सुसाइड तो अभी 2023 में पिछले 6 महीने में हुई है। लेकिन इसके बाद भी कोचिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर मिडिल क्लास का सपना होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS ऑफिसर बने। बट इंडिया में ड्रीम्स रखने वाले लोग लाखों में हैं और सीट्स केवल हजारों में ही हैं। इसी कंपटीशन को जीतने के लिए कई लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं, जो कि आज एक बिजनेस बन चुका है। और मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि कोचिंग करे बिना कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। बल्कि 2022 में इंडिया के कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू 58,000 करोड़ से 2023 में 1,33,000 करोड़ हो गया। बट रियलिटी यही है कि ज्यादातर लोगों को कोचिंग लेने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि हाल ही में पुलवामा के एक छोटे से गांव के एक गरीब व्यक्ति ने पेंटिंग का काम करते हुए पहली अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर लिया। मैं दिन भर मजदूरी करता था और शाम को पढ़ता था 6 बजे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर मैं काम पर जाता था दिन भर, यही मेरी रूटीन थी। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो प्रूफ करते हैं ऐसे एग्जाम को बिना कोचिंग के और सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर किया जा सकता है। बस मिडिल क्लास इंडियन को जरूरत है कि वो ब्लाइंडली कोचिंग इंडस्ट्री पर ट्रस्ट ना करे। इसके बजाय वो अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी इंकरेज कर सकते हैं। और सेकंड, यह भी ऑब्वियस है कि लिमिटेड सीट्स के चलते सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो नहीं बन सकते हैं। विद दिस रीजन हमें यह भी समझना चाहिए कि एक स्टूडेंट्स के अपने ड्रीम होते हैं और उन्हें अपना सपना पूरा करना देना चाहिए। अगर आप रियल एजुकेशन जानना चाहते हैं तो उन लोगों से सीखें जिन्होंने अपनी लाइफ में एक्चुअल में कुछ किया है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज, अब जाते हैं 7th पॉइंट पर। यह है इंडिया की सबसे पॉपुलर कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट। 2023 में इसके टॉप मॉडल की कीमत है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए। बट रियलिटी में इस कार की एक्चुअल कॉस्ट 8 लाख से कहीं ज्यादा है। अब मान लीजिए कि हम इस कार को हर रोज 50 किलोमीटर चलाते हैं तो एक साल में 1,17,000 रुपए सिर्फ पेट्रोल भरवाने में ही खर्च होते हैं। इसके साथ ही हमें इंश्योरेंस, टैक्स, सर्विसिंग के लिए हर साल 30 से 40,000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। मतलब 5 साल में ये कार में आप उतने ही पैसे खर्च करेंगे जितने में आपने ये कार नई नवेली खरीदी थी। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हर साल कार की वैल्यू कम होती जाती है। बट इंडियंस की कार बाइंग बजट ऑलमोस्ट 30% रेट से इंक्रीज हुई है। इनमें से कई लोग 2 या उससे ज्यादा कार्स खरीद रहे हैं, भले ही उनको इसकी जरूरत ना हो। और डेटा ये भी बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ कार बायर्स यंग इंडियन है जो मोस्टली लोन पे कार ले रहे हैं, वो भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो इसके लिए हम 2 चीज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस आदमी को देख सकते हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक मैट्रिक्स के हीरो कीनू रीव्स हैं। ये एक आम आदमी की तरह न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो हमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि मेट्रो, बस आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। और सेकंड, हमें वाकई में अगर कार की जरूरत है तो हमें अपने बजट के हिसाब से कार लेनी चाहिए और साथ ही लोन लेने से बचना चाहिए। ऑल्सो अगर हम फाइनेंशियली स्मार्ट है तो हम सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल है। और इन कंक्लूजन ये 7 एरियाज हैं जहां पर मिडिल क्लास इंडियन पैसे खर्च करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने आप रिलेटिव में, बच्चों में, फ्रेंड्स में ये अवेयरनेस फैला सकें कि हमें कहाँ पैसे वेस्ट नहीं करना है और एक अच्छे भारतीय होने का कर्तव्य निभाएं। जय हिंद दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका, दिल से देशी।